देखिए हम पढ़ने चल रहे हैं, टॉपिक हमारी है इंटीग्रेशन। देखिए इंटीग्रेशन को पढ़ने के लिए हमें ज़रूरी है कि हमको डिफरेंशिएशन के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और मैंने कल आपसे कहा भी था कि डिफरेंशिएशन आप पढ़ करके आइएगा अच्छे से। यहाँ पर इंटीग्रेशन तो हम ज़रूर पढ़ा रहे हैं, लेकिन इंटीग्रेशन को हम टोटली डिफरेंशिएशन से ही पढ़ाएंगे। इंटीग्रेशन के अलग चीज़ें आएंगी जिसको हमें इंटीग्रेशन ही पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर हमको डिफरेंशिएशन के थ्रू ही जाना है। तो देखिए इंटीग्रेशन कहते किस है, पहले इसको आप देख लीजिए। इंटीग्रेशन is the just reverse process of differentiation, process of differentiation। ये ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। तो अब अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस है तो हमको ये पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन क्या है। और डिफरेंशिएशन आप पीछे क्लासेस में पढ़ के आए, लेकिन फिर भी हम आपको थोड़ा सा इसका एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि डिफरेंशिएशन के लिए आपने एक ऑपरेटर यूज़ किया था जो था डी बाई डी एक्स। इसका काम क्या था? फंक्शन में स्मॉल चेंज निकालना, टू मेक स्मॉल चेंज इन फंक्शन। अब यहां पर यह भी बताने की जरूरत नहीं है कि फंक्शन और ऑपरेटर का वेरिएबल सेम होना चाहिए, पीछे हम आपको बता के आए हैं। तो अब यहाँ पर फंक्शन को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं जिससे हमारा वेरिएबल दिखाई पड़े, ऑपरेटर का वेरिएबल भी दिखाई पड़े। और ये जो आपका डी बाई डी एक्स जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है जिसका नाम है, ये फंक्शन में जो स्मॉल चेंज निकालता है, ये टू मेक स्मॉल चेंज इन फंक्शन किस फॉर्म में होता है? इन डिफरेंस फॉर्म। इन डिफरेंस फॉर्म, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब हम क्या करने चल रहे हैं, जब ये हमारा इंटीग्रेशन इसकी जस्ट रिवर्स प्रोसेस है तो जाहिर है आपने डिफरेंशिएशन में क्या किया, एक ऑपरेटर यूज़ किया है और उस ऑपरेटर ने फंक्शन में स्मॉल चेंज किया है। तो जाहिर है अब इंटीग्रेशन में भी हम कुछ और नहीं करने जा रहे हैं, एक्स्ट्रा करने नहीं जा रहे हैं, सिंपली एक ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं जो उसकी रिवर्स प्रोसेस हमको दे दे, उसकी हमको रिवर्स प्रोसेस दे दे। तो यहाँ पर जो हम यूज़ करने जा रहे हैं ऑपरेटर ए, वो ये है और इसकी मीनिंग ही यही है। ए ये इसकी मीनिंग ही यही है। जो वहां पर आपको चेंज मिला है डिफरेंस के फॉर्म में, स्मॉल चेंज मिला है, तो इसकी मीनिंग ही ये स्मॉल एडिशन। जितना डिफरेंस आया है, जितना चेंज आया है डिफरेंस के फॉर्म में, उसी को ये क्या करेगा, स्मॉल फॉर्म में क्या करेगा, उसका एडिशन करेगा। इस ऑपरेटर का वर्क ही है ये, इस ऑपरेटर का काम ही है ये। तो इसकी मीनिंग यहां पर हम लिख दे रहे हैं स्मॉल एडिशन, स्मॉल एडिशन। और जिस तरीके से यहां पर चेंज निकाला था विद रेस्पेक्ट टू एक्स, उसी तरीके से यहां पर यह बोला जाएगा ऑपरेटर का वेरिएबल है। किसके रेस्पेक्ट में एडिशन ले रहे हैं? ये वेरिएबल है, ये पूरा मिल करके ऑपरेटर हुआ, ये पूरा मिल करके ऑपरेटर हुआ, और इसका पूरे का काम है स्मॉल एडिशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो जितना चेंज इसने किया है डिफरेंस के फॉर्म में, इसका काम ही है, जस्ट इसकी रिवर्स प्रोसेस ही है, इसकी मीनिंग ही यही है कि उतना स्मॉल एडिशन ये कर देगा। इसमें कुछ कहने की हमको जरूरत नहीं है। रिजल्ट ये मिला कि यहां पर अब जो फंक्शंस आएंगे ये यहां पर जो भी फंक्शंस आएंगे वो कोई और नहीं होने चाहिए, यहां पर सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशियल कोफिशिएंट आना चाहिए। यहां पर जो सिर्फ आएगा वो कोई और नहीं होगा, क्या होगा? डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ये इसकी मीनिंग हम लिख दे रहे हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट।
यहां पे जो भी आएगा वो आएगा सिंपली डिफरेंशियल कोफिशिएंट। इससे पता ये चल रहा है हमको हर फंक्शन इंटीग्रेट नहीं हो सकता। इससे हमको ये पता चल रहा है कि हर फंक्शन इंटीग्रेट नहीं हो सकता, यानी इंटीग्रेशन के लिए जरूरी जिसको अब हम इंटीग्रेट करने जाएंगे, जिसको हम इंटीग्रेट करने जाएंगे वो कुछ और नहीं होगा, वो सिंपली क्या होगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। भाई यही आपको दिमाग में रखना है। तो अब जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए बोला जाएगा वो क्या होगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा। देखिए ये चीज आप नोट किए ही है, ठीक है। तो इसको हम अगर नोट करना चाहें लीजिए, जल्दी चलिए हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना, इसको मिटा दे रहे हैं। अब लिखने जा रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ये जैसे इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया, थोड़ी देर के लिए हमको मिल गया जी एक्स। तो यहां पर हम आपको बताने जा रहे हैं क्या, ये हमारा वो फंक्शन है जिसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ये हमारा ये फंक्शन है जिसको हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, मींस विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज निकाले जा रहे हैं। ये हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, ये हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। और जब अब हम ऑपरेट कराने जाएंगे, जब हम क्या करेंगे, स्मॉल एडिशन करने जाएंगे, तो ये इसी फंक्शन को लेंगे जो हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। अब इसी को उस ऑपरेटर से ऑपरेट कराएंगे, यानी मींस क्या, ये यहां पर कोई और नहीं आएगा, यही gx आएगा, मींस जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वही आएगा। और जब इससे ऑपरेट कराएंगे तो ये जरूर ध्यान रखिएगा किसी और को नहीं देगा, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है, इसलिए कौन देगा, fx देगा। और यहां पर होने क्या जा रहा है ये जरूर ध्यान रखिएगा, यहां पर होने क्या जा रहा है, यहां पर होने जा रहा है कि यहां पर मीनिंग थोड़ा सा बदल रही है बस खाली। इस चीज को जो वहां पर फंक्शन था, जो यहां पर फंक्शन था, जब इसको हम इस ऑपरेटर से ऑपरेट करा रहे हैं, इंटीग्रेशन के ऑपरेटर से ऑपरेट कराने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंटीग्रल ऑपरेटर, उससे ऑपरेट कराने जा रहे हैं, तो ये अब हमारी वैल्यू जो यहां फंक्शन बन करके आई थी डिफरेंशिएशन में, जब आपने डी बाई डी एक्स से ऑपरेट कराया था, तो ये चीज हमारी अब बन जाएगी इंटीग्रल। क्या बन जाएगी, इंटीग्रल। जो फंक्शन था वो अब इंटीग्रल बन गया इस ऑपरेटर के पर्पस से, इस ऑपरेटर के पर्पस से ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट था, तो ये हमारा बन जाएगा इंटीग्रल। और जिस फंक्शन को यहां जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट था, अब यहां पर देखिए हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट नाम नहीं लेंगे क्योंकि अब हम नई चीज पढ़ने जा रहे हैं, और जब हम नई चीज पढ़ने जाते हैं तो वहां पर हम लोग करते क्या है, जाहिर है उसको नई चीज में उसको देखना भी चाहते हैं, तो इसका नाम यहां पर हो जाएगा इंटीग्रैंड, नाम हो जाएगा इस फंक्शन का नाम, जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट मैंने आपसे कहा, लेकिन आपको जहन में डिफरेंशियल कोफिशिएंट ही रखना क्वेश्चन को इंटीग्रेट करते समय, कि हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट होना चाहिए, ये मस्ट है। तो इसका नाम यहां पर हो जाएगा इंटीग्रैंड। जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट यहां आया है ये ध्यान रखिएगा, अब यही चीज मीनिंग बदल करके, क्योंकि अब इसको हम एक नए ऑपरेटर के रेस्पेक्ट में पढ़ने जा रहे हैं, तो सिर्फ मीनिंग क्या कर रहे हैं, उसकी मीनिंग के हिसाब से नाम बदल, और उसका नाम क्या लिख दिया, इंटीग्रैंड। और जो वैल्यू आई जो यहां पर डिफरेंशियल कोफिशिएंट में, सॉरी जब डिफरेंशिएशन में फंक्शन था, तो यहां पर क्या बन गया, इंटीग्रल। ये अब दो नाम से इसको जानिएगा, लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा ये कुछ और नहीं है, सिंपली क्या है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ये क्या है, वही फंक्शन है जिसका ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट था, जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब आइए यहां पर कुछ चीजें और देख लें हम लोग, कि हमने जस्ट रिवर्स प्रोसेस तो लिखा है, तो उसको जस्ट रिवर्स प्रोसेस के फॉर्म में हम बैलेंस करने जा रहे हैं, जबकि ये जस्ट रिवर्स प्रोसेस नहीं है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, उसको बैलेंस करने जा रहे हैं। और कैसे, जैसे देखिए हमने डी बाई डी एक्स लिखा, साइन एक्स लिखा, और वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिया जो आपने पढ़ा। अगर साइन एक्स को हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये तो ये आपने लिख दिया इसको कॉस है, जो इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। अगर ये डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 7 लिख दिया, और जब आपने इसको भी डिफरेंशिएट किया तो आपको मिला कॉस एक्स। जब आपने इसको भी किया यहाँ पर डी बाई डी एक्स ये लिखा, और साइन एक्स माइनस मान लीजिए 3 लिखा, तब भी आपको डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या मिला, कॉस एक्स। अब अगर यहाँ पर ओवरऑल देखें, इस व्यू को देखें, तो कॉस एक्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट है,
मीन्स क्या, अब हम cos x को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, तो अगर cos x को करने जा रहे हैं तो ये अब हमारा इंटीग्रेंड बनने जा रहा है, और इन सब का जो देख रहे हैं ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ये फंक्शन है किसका है, sin x, यहाँ sin x प्लस 7 है, यहाँ पर sin x माइनस 3 है। तो अगर अब हम इस ऑपरेटर को ऑपरेट करने जा रहे हैं, किसको, cos x को, जो मैंने डिफरेंशियल कोफिशिएंट उठाया है यहाँ पर, अगर इस cos x को हम देखने जा रहे हैं तो ये cos x डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसका है, sin x का है, sin x प्लस 7 का है, sin x माइनस 3 का है। अगर इसको हम जनरलाइज कर दें, यहां पर कोई भी रियल नंबर ले लें तो हर केसेस में क्या आ रहा, cos x ही आ रहा। तो अगर हम cos x को जब इंटीग्रेट करने जा रहे हैं तो अब ये cos x हमारा इंटीग्रेंड बन करके आ रहा, जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट था, लेकिन हम फिर आपसे कहेंगे हम इसको डिफरेंशियल कोफिशिएंट से ट्रीट करेंगे, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो आप फिर इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे, चीजें सब आप समझ ले जाएंगे। अब यहां पर जैसे cos x, अब यहां पर देखिए cos x, जाहिर है अगर हम cos x के पर्पस से देखें तो cos x किसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, sin x का, ये हमने sin x लिख दिया। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, नो डाउट sin x का भी है, sin x प्लस 7 का भी है, और sin x माइनस 3 का भी है। तो अब यहां पर अगर हम रियल नंबर चेंज करते रहे तो सबका वही आएगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट। इसीलिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इसको बैलेंस करने के लिए जो मैंने एक वर्ड दिया, जस्ट रिवर्स प्रोसेस, जबकि अगर इसको हम देखें तो ये जस्ट रिवर्स प्रोसेस नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहां पर किसका डिफरेंस आ रहा है, रियल कांस्टेंट का, और इसी कांस्टेंट को अगर हम जनरलाइज कर दें और यहां पे लिख दें डी डी एक्स ऑफ ए, ये इसी कांस्टेंट को जनरलाइज करके साइन एक्स, और ये प्लस यहां पर क्या लिख दें सी, और सी को हमने क्या ले लिया, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्योंकि हम लोग कांस्टेंट एज अ ट्रीट करते हुए पहले से चले आ रहे हैं, सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वही सी हमने यहां पे लिख दिया। तो अब यहां पर ये भी क्या हुआ, cos x, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको जनरल फॉर्म में वही सी लिख दे रहे हैं, जो यहां पर सी हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिया था, वही सी यहां पर हमने वापस भेज दिया, वही सी लिख दिया। लेकिन हमने आपसे क्या कहा कि ये cos x हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, ये gx हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, लेकिन जब इस ऑपरेटर से इसको मैंने ऑपरेट कराया तो इसका नाम बदल दिया, क्या लिख दिया, इंटीग्रेंड लिख दिया, और ये हमारा इंटीग्रल हो गया। उसी तरीके से ये c जो यहां पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, इसका नाम बदल करके हम लिख दे रहे हैं क्या, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। भाई तो नहीं फर्क है, चीजें वही हैं, कैसे चीजें बदल रही हैं यही हमको ध्यान देना है। टॉपिक हम लोग वही पढ़ते हैं, बस क्या होता है जब कोई ऑपरेटर के थ्रू उसको हम यूज करने जाते हैं तो बस वो ऑपरेटर के थ्रू, जाहिर अगर नई चीज पढ़ने जाएंगे तो नई चीज सामने आनी चाहिए, नई चीज सामने आनी चाहिए। तो जब नई चीज सामने आनी चाहिए तो कैसे उसका ट्रीटमेंट होना, यही आपको समझना है। तो अब यहां पर ये सी का नाम हम लिख दे रहे हैं क्या, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अगर ये आप नहीं ऐड करेंगे तो एग्जामिनर को आपके बोर्ड के हिसाब से पूरा राइट है नंबर काटेगा, ये जरूर ध्यान रखें। और अब इसके एक्चुअल उसको जस्ट क्यों कहा गया, जब अब इसकी हम डेफिनेट पढ़ेंगे तो ये सी की हम एक्चुअल वैल्यू भी निकाल सकते हैं जो यहां पर यूज हुई है, इसीलिए इसको हम जस्ट रिवर्स प्रोसेस करते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए। अगर ये आप नहीं यूज करते हैं तो ये रॉन्ग है। अब इसी को अगर हम जनरल फॉर्म में लिख दें, यहां पर मान लीजिए ये हमारा gx है, इसको इस ऑपरेटर से ऑपरेट कर रहे हैं और ये हमने लेट कर लिया, gx किसी और का डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं है, ऊपर हम लिख के भी आए किसका है, fx का है। तो अगर हम ये fx लिख दें तो जाहिर है अब यहां पर क्या ऐड कर देंगे, c, क्यों, क्योंकि fx के साथ अगर कोई कांस्टेंट था तो ठीक है, नहीं तो c की वैल्यू अंडरस्टूड है, क्या एक्सेप्ट कर ली जाएगी, 0, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगी, जब हम डेफिनेट में पढ़ेंगे तो चीजें निकाल देंगे। तो ये दिमाग में आप आइए देखिए हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। जो टॉपिक का नाम हमको वेरी बिगिनिंग लिखना चाहिए था वो मैंने नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, उस चीज को मैं यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि gx को हमने डिफरेंशियल कोफिशिएंट लेट किया किसका, fx का, तो आइए उसी gx को हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, ये और जाहिर है अभी हमने पीछे लिया है fx का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है gx, तो fx लिख दिया है, ये gx डिफरेंशियल कोफिशिएंट fx का, तो fx लिख दिया, और ये प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहां पर क्या होता है, इसके साथ क्या है, एडिशन में था इस फंक्शन का, वो हमको एक्चुअल वैल्यू नहीं मिल रही है और उसको हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के फॉर्म में लिख रहे हैं, जिसका नाम यहां पर क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इस टॉपिक का जो नाम है वो हमने पीछे भी इंटीग्रेशन हेडिंग डाला है, तो इंटीग्रेशन तो है सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका एक्चुअल नाम है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट। और अभी हमने शुरू में नाम इनडेफिनिट नहीं दिया, क्यों, किसकी वजह से, इसी की वजह से है। अगर हम इनडेफिनिट पहले ही लिख देते तो फिर इस चीज को हम एक्सप्लेन पहले कैसे करते, इसलिए टॉपिक का नाम हमने बाद में नहीं, शुरू में नहीं लिखा है, खाली इंटीग्रेशन ही लिखा है।
और ये एक्चुअल में है क्या, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो हमने कहीं इंडेफिनिट लिखा नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन टॉपिक हमारी एक्चुअली है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ये ध्यान रखिएगा। किसकी वजह से है, ये सी की वजह से है, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू नहीं मिल रही है, वो वैल्यू वेरी कर रही है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के फॉर्म में है, और जिसका नाम यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट, जिसकी वजह से हमारी टॉपिक जो हमने इंटीग्रेशन हेडिंग डाला है उसका एक्चुअल नाम है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। लेकिन हम क्या करेंगे, इंडेफिनिट कहीं लिखेंगे नहीं, बस आप पहचान जाएंगे वो। अब आइए, इसको हमने इंटीग्रल बताया है पीछे, ये इंटीग्रल है हमारा, इसी का दूसरा नाम है, इसी का दूसरा नाम है प्रिमिटिव, ये प्रिमिटिव, PRIMITIVE। और ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो इंडेफिनिट ही है। हमें शुरू में इसके टॉपिक का नाम लिख के आना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, ये इसकी वजह से नहीं लिखा, जो हम आपको बाद में यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसकी वजह से कि हम बाद में इसको एक्सप्लेन कर देंगे। अब बताइए, इसमें कोई डाउट हो बताइए, बात समझ में आ गई? तो यहां पर यही ध्यान रखना है, हम इंडेफिनिट ही पढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं इंडेफिनिट नहीं लिखेंगे और कहीं बोलेंगे नहीं, उसको इंटीग्रेशन ही बोलेंगे, लेकिन अंडरस्टूड है कि वो इंडेफिनिट है। हाँ, सी की एक्चुअल वैल्यू हमारी अभी आगे मिल जाएगी, जिसका नाम हो जाएगा डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो हमें इंटीग्रेशन में इंडेफिनिट और डेफिनिट पढ़ना है। बोलिए भाई, ये बात समझ में आ गई? और ये हमारा जैसे पहले था डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, वही है जो हमारा यहाँ पर इंटीग्रेशन का फार्मूला बन रहा है, जिसको हमने नाम के साथ सारी चीजें पीछे बता दी है। इसी टॉपिक को बताने के लिए मैंने इसको रोक रखा था। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे चलिए। बेसिक फार्मूला या स्टैंडर्ड फार्मूला, स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन, तो यहां पर जो बेसिक फार्मूला है या स्टैंडर्ड फार्मूला है वो कोई और नहीं है। जितने आपने डिफरेंशिएशन फार्मूलों का पढ़ा है, जितने फंक्शंस का डिफरेंशिएशन पढ़ा है, जितने फंक्शंस है उनके जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है उन्हीं को 1 by 1 हम लिखने जा रहे हैं। तो पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक में शुरुआत कर रहे हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक में आपने लिखा है तो उसमें हम लिखने जा रहे हैं पहले cos x ही लिखने जा रहे हैं। तो कि अब ये देखिएगा, उल्टा याद रखिएगा, cos x का इंटीग्रेशन ना याद रखिएगा, cos x किसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है याद रखिएगा। तो cos x किसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, sin x का। तो अब देखिए sin x का और वेरिएबल x और ऑपरेटर का भी वेरिएबल क्या है, सेम। और आपको कुछ करना नहीं, इससे डिस्टर्बेंस नहीं होगी, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर इसको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद रखेंगे तो दोनों में कंफ्यूज भी होंगे, फिर आप कभी ये नहीं समझ पाएंगे कि जो आपकी जस्ट रिवर्स प्रोसेस कैसे है, ये नहीं समझ पाएंगे। तो अब यहां पर ये क्या लिख दिया, sin x लिख दिया, और चूंकि अब ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट sin x का है तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट जरूर ऐड कर दीजिएगा बिना कुछ कहे हुए। इसी तरीके से आइए अब हम sin x को देखने जा रहे हैं। तो sin x भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, ये किसका है, माइनस cos x का है। तो माइनस अपने फॉर्मूले में नहीं रखेंगे, माइनस को हम ट्रांसफर कर लेंगे। तो ये मैंने लिख दिया माइनस cos x, और ये यहाँ पर फिर इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर दिया, तो ये दो आ गए। अब tan x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या है, sec स्क्वायर x है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो जाहिर है जितने ट्रिग्नोमेट्रिक है सबको पहले यूज कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये sec स्क्वायर x हम यूज कर रहे हैं, sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x को जब ऑपरेट कराएंगे, जिसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है लिख दीजिए, किसका है, tan x प्लस c। उसी तरीके से आइए स्क्वायर वाले में ही ले लीजिए, क्या, cosec स्क्वायर x, किसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, माइनस cot x का, इसको लिख दीजिए माइनस cot x और प्लस सी। अब आ जाइए, ये आपका साइन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ गया, ये कॉस का आ गया, दो आ ही गए, ये tan का आ गया, ये किसका आ गया, कॉड का आ गया, बचा क्या, सेक और कोसेक बचे हैं। तो ये 6 आपके हो जाएंगे, तो लिख लीजिए सेक का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या है, sec x इंटू tan x। तो sec x इंटू tan x ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ गया। हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ही बोलेंगे, ध्यान रखिएगा, sec x इंटू tan x, जिसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है उसी को लिख दीजिए sec x प्लस c। और उसके बाद cosec x इंटू cot x को भी लिख दीजिए, cosec x इंटू cot x, ये भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, किसका है बोलिए, माइनस cosec x का है। और ये देखिए, सॉरी, माइनस cosec x और प्लस c, ये आपने लिख दिया ए। अभी देखिए आपके वो सारे 6 मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए यहाँ पर, ये सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए जिनका आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा था वो अब, और यहाँ पर ये हमारा फॉर्मूला आया है। तो आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बजाय याद करने की इसका इंटीग्रेशन याद रखिएगा, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट याद रखिएगा। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक कंप्लीट हो गया। अब आइए
ट्रिग्नोमेट्रिक के बाद आइए हम अलजेब्रिक को ही ले लें। तो अलजेब्रिक में हम क्या लेने जा रहे हैं, पहले हम स्टार्ट यहीं से कर रहे हैं, अलजेब्रिक से ही लेने जा रहे हैं। तो जब अलजेब्रिक को आप ऑपरेट कराएंगे तो ये डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन फंक्शन ऑपरेटर का वेरिएबल सेव करते हुए कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, एन इंटू एक्स की पावर क्या, एन माइनस वन। अब ये हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो गया। तो जब आप इसको लिखेंगे n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, इसको ऑपरेट कराएंगे तो किसी और को नहीं लिखना है, x की पावर n को ही लिखना है। और जाहिर है जिस तरीके से कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑपरेटर से बाहर आता था उसी तरीके से कांस्टेंट अगर इनटू में है फंक्शन के साथ तो इंटीग्रेशन ऑपरेटर से भी क्या आएगा, बाहर आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो ये जब n आपका बाहर आ जाएगा तो ये क्या मिला, x की पावर n माइनस वन इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n, और ये इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n माइनस वन डी एक्स किसके बराबर आ गया, x की पावर n बाई n, n से हमने डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी नंबर से इनटू करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवीजन करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही n से डिवीजन कर दिया। अब यहाँ पर पहचानिए ये x की पावर n माइनस वन था और ये x की पावर कितना हो गया, n हो गया। जब आपने डिफरेंशिएट किया तो वन पावर डिफरेंस के फॉर्म में आई, डिफरेंस, इसीलिए हमने डिफरेंस वहां लिखाया डिफरेंशियल में, और वही वन पावर यहाँ पर क्या हो गई, ऐड हो गई। यहाँ पर मल्टीप्लाई आया, यहाँ पर क्या आया, डिवीजन आया, इससे ये पता चल रहा है कि जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। तो अब यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं, जब इसको हम अलजेब्रिक फंक्शन को यूज करने जा रहे हैं तो हम अब अपने उसको जनरल फॉर्म में, क्योंकि रिजल्ट में हम लोग x की पावर n माइनस वन नहीं यूज करते हैं, हम लोग क्या यूज करते हैं, x की पावर n ही अलजेब्रिक ट्रीट करते हैं। तो यहां पर भी x की पावर n लिख दे रहे हैं। तो जब इसको ऑपरेट कराएंगे तो एक पावर इंक्रीज हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगी, n प्लस वन। तो यहाँ जो पावर इंक्रीज है वही अपॉन में आई, वही यहाँ पर हो जाएगा, जस्ट बिल्कुल उसी तरीके से, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिख दिया, ये अलजेब्रिक फंक्शन का है। इसको भी जल्दी से नोट करिए, फिर आगे चलें, जल्दी से नोट करिए। हाँ रोज थोड़े देखते हैं। अब देखिए आइए, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक सारे फंक्शन जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट जिसका था उसको ले लिया, उसके बाद अलजेब्रिक ले लिया। अब आइए, अब हमारा बचा हुआ जनरल एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम लोगों ने डिफरेंशियल पढ़ा था, उसको भी हम लेने जा रहे हैं। तो आइए पहले हम लेने चल रहे हैं क्या, और लॉगरिथमिक क्या पढ़ा था तो उसको भी हम लेने जा रहे हैं। तो अब आइए यहाँ पर पहले हम स्टार्टिंग कर रहे हैं जनरल एक्सपोनेंशियल से। तो अब यहाँ पर जब आप जनरल एक्सपोनेंशियल को डिफरेंशिएट करेंगे तो a की पावर x, इसका डिफरेंशियल क्या है, a की पावर x log a बेस e। तो जब इसको log a बेस e को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx किसके बराबर हो जाएगा, बोलिए, a की पावर x अपॉन वो log a बेस e कहाँ जाएगा, नीचे जैसे भी आपने n को ट्रांसफर किया था, अपॉन log a बेस e। और वहां पर क्या होता था, log a बेस e का इंटू होता था a की पावर x का, तो वही डिवीजन में आ गया, और a की पावर x बचता था वही आ गया, और ये प्लस c लिख दीजिए, ये आपका जनरल एक्सपोनेंशियल क्या आ गया। इसी तरीके से e की पावर x ले लें, यानी a को अगर e से रिप्लेस कर दें तो ये भी 1 हो जाएगा, और ये आपका बच क्या गया, e की पावर x और प्लस c। तो यहां से रिजल्ट क्या मिला, जब आपने e की पावर x को डिफरेंशिएट किया था तो e की पावर x ही मिला। तो जब यहाँ आप उसको इंटीग्रेशन के ऑपरेटर से ऑपरेट कराएंगे तो क्या मिलेगा, e की पावर x ही मिलेगा, कुछ और नहीं मिलेगा। क्योंकि इसमें जो चेंज आया है, स्मॉल चेंज, वो क्या आया है, डिफरेंस फॉर्म में जीरो चेंज आया है, वही आपको जीरो चेंज दिखाई देगा। अब आ जाइए इनवर्स लॉगरिथमिक फंक्शन का ले लीजिए। अगर लॉगरिथमिक फंक्शन ले रहे हैं, बेस ई के लिए हम लोगों ने पढ़ा तो बेस ई के लिए पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोगों ने अगर बेस ई नहीं था तो हम लोगों ने बेस को क्या किया था, चेंज किया था। तो उस हिसाब से यहाँ पर भी चेंज कर लेंगे, बेस चेंज करना आपको आता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब आइए लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करें तो लॉगरिथमिक में बेस ई के लिए पढ़ने जा रहे हैं। पहले log x बेस ई, इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या था, 1/x। तो ये 1/x को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा ये किसके बराबर आ गया, बोलिए, log x बेस ई और प्लस क्या, ये c जरूर लिखिएगा। अब आइए यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग आ गई, एक चीज आ गई, एक इंटरेस्टिंग चीज ये आ गई अलजेब्राइक फंक्शन में, और इस लॉगरिथमिक फंक्शन का यूज करने के लिए इसको जरूर ध्यान रखिएगा, इस लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए जरूर ध्यान रखिएगा। अभी अभी आपने अलजेब्राइक फंक्शन पढ़ा, x की पावर n dx, इसको आपने पढ़ा, और ये देखिए दोनों में डिफरेंस पहचान लीजिए। अगर इसको भी हम ऊपर लेकर के आए तो ये क्या होने जा रहा है, x की पावर -1,
और जब हम लोगों ने अलजेब्राइक पढ़ी थी, अब ध्यान रखिएगा, जब हम लोगों ने अलजेब्राइक पढ़ी थी तो वहां पर क्या पढ़ा था, इस n पर कोई कंडीशन नहीं थी, n 0 होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, कोई कंडीशन नहीं थी। लेकिन यहाँ पर कंडीशन बनने जा रही है, यानी अगर ये अलजेब्राइक ट्रीट कर रहे हैं तो इसमें n की वैल्यू कभी -1 नहीं हो सकती। अब -1 अगर हो जाएगी, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो -1 + 1 करेंगे ना, अपॉन भी तो वही करेंगे -1 + 1, और -1 + 1 क्या बन जाएगा, 0। इसीलिए ये जरूर ध्यान रखिएगा कि अब यहां पर ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बोर्ड में बहुत अच्छी चीज बनने जा रही है। x⁴n dx को अगर हम इंटीग्रेट करें तो यह क्वेश्चन आपका बन सकता है n की किस वैल्यू के लिए ट्रू नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका डाल दिएगा, बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। तो अब यहां ध्यान रखिएगा, तो वही चीज यहां से आपको ये बात साबित भी हो रही है, तो ध्यान रखिएगा। तो अलजेब्राइक में और उसमें लॉगरिथमिक जब लिखने जाएंगे तो डिफरेंस पहचानिएगा ये कैसे होगा। समझ में आ गया? चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे भी कंटिन्यू करते हैं। यहां पर ये आगे कंटिन्यू कर लीजिए, वेयर n इज नॉट इक्वल टू क्या, -1, ये जरूर लिख लीजिएगा। और इसके बाद हमने बताया, पहले नहीं बताया, क्योंकि नहीं तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है कुछ पता ही चलेगा, और वो नीचे 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये चीजें जरूर ध्यान रखिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ले लिया डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के फॉर्म में, लॉगरिथमिक फंक्शन को ले लिया, जनरल एक्सपोनेंशियल को ले लिया, एक्सपोनेंशियल। अब आइए कुछ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हमारे और बचे हुए हैं जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से मिलेंगे, जिसमें साइन इनवर्स एक्स को जब डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा, 1/√1 - x²। तो ये अब उसमें हम लेने जा रहे हैं 1/√1 - x²। तो इस ऑपरेटर को dx को कहीं भी लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे यहाँ लिखिए चाहे ऊपर लिखिए, कोई इसका मसला नहीं है। √1 - x², ये किसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, साइन इनवर्स एक्स का, तो ये हमने लिख दिया साइन इनवर्स एक्स और प्लस। इसी तरीके से एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आपने कॉज इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट किया तो ये इंटरेस्टिंग है, तो कॉज इनवर्स एक्स को जब डिफरेंशिएट किया है तो क्या मिला, -1/√। तो अब माइनस को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, अगर आप माइनस को ट्रांसफर करेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में ये हो जाएगा कि 1/√1 - x² को आप साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे कि माइनस कॉज इनवर्स एक्स लिखेंगे, इसलिए ऐसा मत करिएगा। तो हम यहाँ पे रिजल्ट में तो लिख दे रहे हैं, यहाँ पे माइनस यूज कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स एक्स कॉज इनवर्स दोनों का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में सिर्फ माइनस का डिफरेंस है, और बाकी केसेस में ऐसा नहीं था पीछे में, इसलिए यहां पे यूज कर ले रहे हैं ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या, 1/√1 - x², ये। और इसको जब लिखेंगे तो क्या लिख दे रहे हैं, कॉज इनवर्स, इसको एज अ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर इसके उसमें माइनस आ रहा है, और इससे पहले भी कोसेक वाले में माइनस आ रहा था, लेकिन वहां पे फंक्शन अलग अलग थे। जैसे कॉट एक्स का डिफरेंशियल क्या था, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो अब वहां पर कोसेक स्क्वायर एक्स किसी और का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं था, यहां पर ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दोनों सेम है, इसलिए इसको -7 यूज करिएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो वो सिस्टम आपको मिलेगा ही नहीं, यही आप साइन इनवर्स एक्स ही लिखिएगा और इसको मत यूज करिएगा, साइन इनवर्स एक्स वाले को ही यूज करिएगा। और उसकी वजह हम बता दें, क्योंकि माइनस आपको मिलेगा भी तो कोई मसला नहीं है, और जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा या आंसर आएगा तो वहां पर आंसर लिखना हम आपको बता देंगे। आपको इसमें रिजल्ट पता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या, π/2। तो π/2 से वो चेंज होकर के आ जाएगा, और π/2 हमारा क्या है, कांस्टेंट ही है, तो वो भी कांस्टेंट चला जाएगा किसके साथ, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के साथ, मींस इंटीग्रेशन कांस्टेंट के साथ। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, तो उसका कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब ये आपका आ गया। आइए इसी तरीके से tan इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स का है, तो अगर tan इनवर्स एक्स को लिखेंगे तो क्या आएगा, 1/1 + x², ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हुआ। तो देखिए यहाँ ds को हमने इधर लिख दिया, कोई मसला नहीं, चाहे जहां लिखिएगा। ये क्या आ गया, tan इनवर्स एक्स और प्लस क्या c, और ये उन सभी के लिए है, क्योंकि अगर साइन इनवर्स एक्स कॉज इनवर्स एक्स दोनों को एक साथ लिख दें और डिफरेंशियल में पूछ लें तो कांस्टेंट के बराबर है ना भाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स किसके बराबर है, π/2। तो वो चीज आपके डिफरेंशिएशन में दिखाई भी पड़ रही है, इनका एडिशन क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, तो उससे कोई वो चीज नहीं है। इसी तरीके से इसके लिए भी है, कॉट इनवर्स एक्स के लिए भी है क्या, -1/1 + x² dx इज इक्वल टू क्या, कॉट इनवर्स एक्स प्लस c।
इनका भी पाई बाई 2 है, इनका भी पाई बाई 2। इसी तरीके से आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में और पढ़ा था सेक इनवर्स एक्स और किसका कोसेक इनवर्स, इसके लिए भी। तो अगर अब आप सेक इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन, जल्दी बोलिए, 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स और प्लस सी। उसी तरीके से इसके साथ भी माइनस है, यहाँ पे भी लिख दीजिए 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर, लेकिन आप प्लस वाले को ही यूज करिएगा, जो प्लस वाला साइन है। माइनस रहेगा माइनस बाहर कर दीजिएगा, तो कोई चीजें नहीं आएगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आ जाएगा क्या, कोसेक इनवर्स एक्स और प्लस सी। ये सारे आपके 6 के 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इसमें वो ये सारे फार्मूले जिनको मैंने अभी यहाँ पर एक्सप्लेन किया, जिनको मैंने लिखा, ये सारे कौन से हैं, स्टैंडर्ड फार्मूले हैं जो डायरेक्टली हमारे कहाँ से मिले हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट से हैं। और इनका यूज बहुत है, ऐसा नहीं है कि इनका यूज नहीं, इनका यूज बहुत है। तो इनको आप डिफरेंशिएशन याद रखिएगा फॉर्मूला, तो आपको आसानी होगी। हाँ, अभी आगे जो फॉर्मूले आएंगे उनका इंटीग्रेशन याद रखिएगा, यहाँ तो आप डिफरेंशिएशन याद रखिएगा। अब आइए यहीं पर, चलिए इसको जल्दी नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बता दें। अब देखिए एक चीज हम और आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, ऑपरेटर का वेरिएबल ध्यान दिया है, उसके हिसाब से हम आपसे बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं, इसको हम नोट करके ये पॉइंट में लिख दे रहे हैं, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर हमने लिखा 1, तो इस ऑपरेटर से ऑपरेट करा रहे हैं, और यहाँ पर हमने लिख दिया थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए थीटा। तो कितने लोग इसका इंटीग्रेशन बता सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी? आप नहीं बोलेंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ये 1d थीटा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैंने पढ़ा के रखा है इसलिए आपसे चीजें पूछ रहे हैं, और डायरेक्ट आपसे हम चीजें पूछने जा रहे हैं। और डिफरेंशिएशन, हाँ, डिफरेंशिएशन के थ्रू जाकर के बताइएगा। अब बताइए, ये 1 को हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, फिर हम आपको रिपीट कर दे रहे हैं, 1 को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में? इसका मतलब ये थीटा के रेस्पेक्ट में ही तो डिफरेंशिएट हुआ है। तो इस बेसिक चीज को समझिए, क्योंकि फिर हम आपसे कह रहे हैं हम डिफरेंशिएशन से ही चलेंगे। तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी? क्या होगी? वेरी गुड, क्या होगी? थीटा। और लेकिन खाली थीटा ना बोलिएगा, थीटा प्लस सी, ये जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि इसका मतलब क्या है, ये 1 डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, और किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ है? थीटा के रेस्पेक्ट में, तभी तो बनाया है। अब यहां पर चूंकि हमने वेरिएबल चेंज कर दिया, तो वेरिएबल चेंज करना आपको आना चाहिए। अब यहां पर हम क्या लिख दे रहे हैं, इसी को 1 dx लिख दे रहे हैं, तो ये आप क्या, x प्लस सी। तो इसको रिजल्ट के फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, ये हम आपसे खाली रिजल्ट नहीं है हमारा, ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, ये आपको पता होना चाहिए। इसको भी नोट कर लीजिए, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल ऑपरेटर। इसमें पहली कि अगर हम किसी कांस्टेंट का इंटू उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट में कर दें, ये कांस्टेंट का इंटू कर दिया किसमें? डिफरेंशियल कोफिशिएंट में। यानी मींस क्या, जीएक्स हमने लिखा है, तो जीएक्स हमारा क्या है? डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, जो अंदर आया वो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। कांस्टेंट का इंटू हो गया फंक्शन में। तो अब बताइए डिफरेंशिएशन में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था, यहाँ पे भी नहीं पड़ेगा। ये आपका सी कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा, और जी ऑफ जी एक्स डी एक्स। अगली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर अब हम इस ऑपरेटर को एडिशन या डिफरेंस ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट के फॉर्म में ट्रीट करें, जैसे ये g1x प्लस माइनस g2x प्लस माइनस g3x और प्लस माइनस डैश डैश डैश। तो क्या होगा कि जिस तरीके से एडिशन में डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑपरेट होता है, उसी तरह इंटीग्रल ऑपरेटर भी ऑपरेट होगा। तो ये सबको अलग अलग क्या कर देगा? ऑपरेट कर देगा, यानी ये किसी और के बराबर नहीं होगा। इंटीग्रेशन ऑफ g1x प्लस है तो प्लस लगा रहेगा,
माइनस है तो माइनस लगा रहेगा, जो भी रहेगा वो लगा रहेगा, डी एक्स प्लस माइनस ये इंटीग्रेशन ऑफ g2x प्लस है तो प्लस लगा रहेगा, माइनस है तो माइनस लगा रहेगा, 3x प्लस है तो dx और प्लस है तो प्लस लगा रहेगा, माइनस है तो माइनस, कोई वो नहीं। यहाँ पर हम कांस्टेंट का इंटू नहीं कर रहे हैं, कांस्टेंट का एक मरतबा इंटू करके आ गए, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। कांस्टेंट का भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसी तरीके से कांस्टेंट भी बाहर चला जाएगा इसके नेक्स्ट स्टेप में, इसलिए इसको हम कर नहीं रहे, यहाँ पर कोई वो नहीं है। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। ये दो प्रॉपर्टी दिमाग में रखिएगा भाई, यही दो प्रॉपर्टी इसमें यूज होनी, बाकी नहीं। क्या पढ़ने चल रहे हैं? इंटीग्रेशन ना ऐसे फंक्शंस को पढ़ने चल रहे हैं जो डायरेक्टली हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट है या डिफरेंशियल कोफिशिएंट में कन्वर्ट हो सकता है। इंटीग्रेशन ऑफ, ये पहले टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन की, वेरी बिगिनिंग टॉपिक, इंटीग्रेशन ऑफ सच फंक्शंस, इंटीग्रेशन ऑफ सच फंक्शंस which are in standard form. स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स जो हमारे डिफरेंशियल कोफिशिएंट के फॉर्म में, और इट कैन बी कन्वर्टेड into standard form। तो जिसमें पहला हम ले रहे हैं जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये क्वेश्चन ये लिख रहे हैं, एवैल्यूएट, ये 2/x माइनस sec x इंटू tan x प्लस 4e की पावर x ये डी, ये लिख दिया। अब आप पहचानिए, इसमें सारी चीज़ें मैंने यूज़ कर ली। अब देखिए जो आपको डिफरेंशियल कोफिशिएंट दिए गए उनको पहचानिए, पहले ऑपरेटर से ऑपरेट कर रहा ना तो पहले एडिशन की प्रॉपर्टी लगा दीजिए और उसके बाद ही कुछ सोचिए। तो अगर अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं तो देखिए पहले क्या लिख रहे हैं, एडिशन की प्रॉपर्टी लगा दे रहे हैं, क्योंकि बोर्ड के हिसाब से भी सॉल्व करना है, डायरेक्ट नहीं करना, आपको ध्यान रखना है। तो जब आपको सारी चीज़ याद है, कंडीशन के हिसाब से करिएगा तो जैसे भी करिएगा तो ये चीज़ आएगी नहीं। 2/x dx माइनस टाइम इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू tan x dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4e की पावर x dx। अब बोर्ड के हिसाब से करना है तो 2 कांस्टेंट है, पहले उसको बाहर ले लीजिए। जब कांस्टेंट 2 को बाहर लेंगे तो ये क्या बचा, 1/x dx माइनस सेक x इंटू tan x dx और प्लस 4 को बाहर ले लीजिए, क्या बचा, e की पावर x dx। ये अब सबको पहचानिए, सब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, मीन्स डायरेक्टली हमारा सब डिफरेंशियल कोफिशिएंट है कि नहीं है। अब इसको देख लीजिए, 1/x अलजेब्राइक बनाएंगे तो x की पावर -1 होगा, इसको मैंने मना किया, नहीं फिर आपका इनफाइनाइट आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, log x, ये किसका है, सेक x का है, ये किसका है, लिख दीजिए। अब देखिए 2 log x, अब देखिए जरा समझिए, इसके साथ हमें अलग इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड करना चाहिए C1, इसके साथ अलग ऐड करना चाहिए C2, इसके साथ अलग ऐड करना चाहिए क्या, C3, और एडिशन ऑफ मोर देन 2 कांस्टेंट इज आल्सो अ कांस्टेंट, इसलिए ऐसे केसेस में लास्ट में ही ऐड किया जाता है, सबके साथ आपको ऐड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एडिशन ऑफ 2 या डिफरेंस ऑफ 2 मोर देन 2 कांस्टेंट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। तो ये 2 log x माइनस क्या लिख रहे हैं, बोलिए भाई, सेक x जिसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट है प्लस 4e की पावर x और ये प्लस लास्ट में इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो सबकी जगह पर आ रहा है एडिशन के साथ में, उसको जनरलाइज करके ये लिख दिया गया। बात समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट तो नहीं। तो ये आपको
वो हमने क्वेश्चंस लिया जिनमें डायरेक्टली हमारा क्या था, डिफरेंशियल कोफिशिएंट था। अब हम ऐसे क्वेश्चन पे आने जा रहे हैं जो डायरेक्टली हमको डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन हम उसको अपने डिफरेंशियल कोफिशिएंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक इस पे क्वेश्चन हम और ले लें, इस पे क्वेश्चन हम और ले लें। हमने एक आध दो फंक्शन अभी छोड़ दिया इसमें, जैसे ये ले रहे हैं, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में और ले रहे हैं। फिफ्थ रूट ऑफ x की पावर 9 माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस +1 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये ले लिया, कुछ और फॉर्म हमने ले लिया। अब देखिए इसको पहचानिए, अगर x किसी रूट पावर के साथ आ गया तो अलजेब्रिक ट्रीटमेंट होगा। तो ये देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 9/4, और ये सब डिफरेंशियल कोफिशिएंट ही है। ये किसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, माइनस 7 लिया है लेकिन साइन इनवर्स यूज करेंगे, माइनस 7 लिया लेकिन किसको यूज करेंगे, साइन इनवर्स के साथ, और माइनस लगा देंगे। इसीलिए जानबूझ के लिया है कि वो आप में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कॉज इनवर्स लिखने की जरूरत नहीं। ऐसे केसेस में अगर ऑप्शन लिखा जाता है, वो मान लीजिए ननाब्दी लगा दिया गया उसमें ऑप्शन में और वो साइन इनवर्स नहीं लिखा गया, तो फिर वहां पे कॉज इनवर्स आ रहा, तो आप करेंगे π/2 में तो डायरेक्ट कॉज इनवर्स लिख देंगे, और π/2 के साथ जाएंगे तो वो कांस्टेंट के साथ चला जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अब देखिए इस पे क्या करने जा रहे हैं, ये देखिए, तो ये अब अलग अलग पहले ऑपरेट करा दीजिए, क्या हो जाएगा, अंडर रूट फिफ्थ रूट ऑफ x की पावर 9 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए सारे के सारे आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं। अब इसको क्या लिखने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर क्या 9/5, ये dx हो गया, 2 को कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए, dx अपॉन क्या अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये, और ये प्लस 4 कांस्टेंट है बाहर निकाल लीजिए, dx अपॉन क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसीलिए जो आपकी हेडिंग है वो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। और फिर उसके बाद एक और है, आर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आपको समझना। आइए देखिए अब यहाँ पर क्या हो गया, ये इंटीग्रेट करिए, x की पावर 9/5 प्लस 1 अपॉन 9/5 और प्लस और माइनस 2 क्या साइन इनवर्स x और प्लस 4 क्या tan इनवर्स x। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 9/5 कितना हो गया 14, 5 कहाँ चला गया ऊपर, तो यहाँ पर क्या आ गया 5/14, x की पावर ये क्या आ गया 14/5 और माइनस 2 साइन और प्लस c जरूर लिख दीजिएगा, ये जरूर लिखिएगा, माइनस 2 साइन इनवर्स x प्लस 4 tan इनवर्स x और प्लस c। ये कोई डाउट हो बताइए, समझ में आ गया। तो ये हमने 2 क्वेश्चन में कोशिश की सारे फंक्शंस आ जाएं जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले में लिखे गए हैं। अब हम उन क्वेश्चंस पे आने जा रहे हैं जो डायरेक्टली हमको नहीं दिखाई पड़ेगा, यहाँ पर आपको सोचने की जरूरत है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। अब देखिए, आइए अभी तक हम लोगों ने ऐसे फंक्शंस को कंसीडर किया जो डायरेक्टली हमको डिफरेंशियल कोफिशिएंट दिखाई पड़ रहा था, लेकिन अब हम ऐसे फंक्शंस पे आने जा रहे हैं जो हमको डायरेक्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट में नहीं नजर आएगा, लेकिन अगर थोड़ी सी मशक्कत करेंगे, अगर हम अपने थोड़ी सी नॉलेज पुरानी नॉलेज का यूज़ करेंगे तो 100% वो कन्वर्ट हो जाएगा। और कैसे, ऐसे कुछ क्वेश्चंस को हम कंसीडर करने जा रहे हैं। और ये देखिए, जहाँ से पहला क्वेश्चन हम ये लेने जा रहे हैं, ये एवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स डी, जैसे ये हम ले लेंगे वेरी बिगिनिंग पहला क्वेश्चन tan स्क्वायर एक्स। अब ये देखिए tan स्क्वायर एक्स क्या किसी का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, ये हमको देखने की जरूरत है। tan स्क्वायर एक्स किसी का है डिफरेंशियल कोफिशिएंट, बोलिए नहीं है, लेकिन क्या tan स्क्वायर एक्स को हम ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं जो किसी का डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो?
क्या tan स्क्वायर x को, हेडिंग हमारी यही है कि इंटीग्रेशन ऑफ सच फंक्शंस विच आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म और इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब अगर आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने हम जा रहे हैं तो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं? अब बताइए क्या tan स्क्वायर x को हम किसी ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए? किसके फॉर्म में? तो लिख दीजिए, ये आपको आइडेंटिटी पता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स, या फंक्शन के फॉर्म में सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या? 1। तो tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो गई? tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो गई? हाँ 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स नहीं, क्या सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। कम से कम आइडेंटिटी तो याद रखिए सही से। तो अब आप इसको जैसे लिखेंगे ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो ये आपको नजर आएगा। अब ऑपरेटर की प्रॉपर्टी लिख दीजिए, दोनों को अलग अलग दे दीजिए और क्या कर दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस ये 1 डी एक्स। अब इसको लिख दीजिए, इसका ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, क्या tan x और ये माइनस ये 1 x के रेस्पेक्ट में हुआ, तो जाहिर है इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, x और प्लस ये हो गया। अब आइए क्वेश्चन हम और इसी पे लेने जा रहे हैं, ए वैल्यू। इसमें ज्यादातर चीजें आपकी इसी में नजर आएंगी, कुछ रेशनल फंक्शन में भी नजर आएगी, भी रेशनल फंक्शन की कंडीशन हम आपको बताएंगे तब आएंगे उस पर। अब आइए जैसे ये लिखने जा रहे हैं, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे हिट करेंगे आप पहचानिए, क्वेश्चन को कैसे हिट करेंगे, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे अपनी रिदम बनाएंगे उसको पहचानिए। 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अगर हम जो भी हमारा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक पर रहिए, तो ट्रिग्नोमेट्रिक में अगर इसको ऊपर लाते हैं तो स्क्वायर का कोई भी 2 इंटू एक साथ नहीं है। अब पहचानिए डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को, जैसे सेक स्क्वायर एक्स तो है, सेक स्क्वायर एक्स तो है, कोसेक स्क्वायर एक्स भी है, हाँ 2 ट्रिग्नोमेट्रिक का इंटू है लेकिन पावर 1 के साथ है, क्या सेक एक्स इंटू tan एक्स है, और कौन है कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स है। अगर हम इसको ऊपर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर भी आ गया, कोसेक स्क्वायर, लेकिन सेक स्क्वायर भी हमारा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, कोसेक स्क्वायर भी है, लेकिन इंटू के साथ में नहीं है, कहाँ है, अलग अलग। इसका मतलब ये अब हम अननेसेसरी टाइम इस पर नहीं बर्बाद करेंगे कि हम ऊपर लेके आए क्वेश्चन, फंक्शन को ऊपर लेके आए, नहीं, अभी हमारा रिदम वो हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों अलग अलग हों, चाहे प्लस के साथ हो चाहे माइनस के साथ हो, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स भी हमारा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है और कौन है, कोसेक स्क्वायर एक्स भी है। तो इसका मतलब अगर ये अलग अलग बन करके आए, अलग अलग बन करके आए, इन दोनों में से एक कैंसल हो और दूसरा बचे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ जाएगा जो हमारा बेसिक फॉर्म है। तो अब कोई बताए हम आगे क्या कर दें, कोई बताए अब आगे हम क्या कर दें। अब हमने आपके सामने सारा ऑप्शन डाल दिया कि अब बताइए हम क्या कर दें। ये हमारा ये तो हो गया, इसको अब ऊपर नहीं लाएंगे, इसको हम ऊपर नहीं लाएंगे। अब इसमें से एक टर्म कैंसिल हो ऊपर से, एक बचे जिससे वो ऊपर आ जाए, हमारा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो जाए। तो बताइए अब हम क्या कर दें यहां पर, कोई बताए इसमें से, हाँ तेज बोलिए, तेज बोलो, अरे डरो नहीं, बोलो, अभी नहीं आपने बोले, बोलिए जल्दी बोलिए। तो फिर आप डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैसे पहचानेंगे, कैसे करेंगे, ये आपके बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ भाई। और ये मैंने आपको पीछे बता रखा है कि जब आप अभी इंटीग्रेशन पढ़ने जाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही यूज है, इतना मैंने हिंस कर दिया। हाँ बोलिए, अब आयुषी बोलो। वेरी गुड, 1 की जगह पे आप चुपचाप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दीजिए ऊपर, वो हो गया, खत्म हो गया। और ऊपर प्लस आ गया, अलग अलग डिवाइड हो, वही टर्म आ गया, कैंसिल हो गया, वो हो गया। तो ये रिदम आपकी वेरी बिगिनिंग बननी चाहिए कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को पहचानना आना चाहिए। अगर आप इंटीग्रेशन को पढ़ेंगे तो आप कभी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, ये मेरा चैलेंज, आप देख लीजिएगा। इसलिए आप डिफरेंशियल कोएफिशिएंट से ही जाएंगे, ध्यान रखिएगा, अगर अच्छा इंटीग्रेशन आपको नॉलेज चाहिए तो। अब यहाँ पे क्या लिखने जा रहे हैं,
और नहीं फिर मालूम क्या होगा, आप ऐसे ऐसे स्टेप करते रहेंगे और वही कट पिट कर फिर वहीं पहुंच जाएंगे और कभी क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। तो अब ऊपर ये 1 है, 1 की जगह पे इसी की आइडेंटिटी यूज कर दे रहे हैं। क्या यूज कर दे रहे हैं? साइन स्क्वायर एक्स और प्लस क्या, कॉस स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई क्या, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये अब आप अलग अलग कर दीजिए, वो हमारा काम हो गया कि एक कैंसिल हो जाएगा, दूसरा हमारा रिजल्ट आ जाएगा। जब इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स क्या हुआ, कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो डायरेक्ट कर दे तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स और प्लस क्या आ गया बताइए, ये कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हुआ, क्या बचा कोसेक, और दोनों डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ गया। देखिए दोनों आ भी गया और दोनों डिफरेंशियल कोफिशिएंट है भी। अब आप इसको अलग अलग लिख दीजिए। जब आप इसको अलग अलग लिखने जाएंगे तो ये क्या आ गया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और प्लस क्या आ गया, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। और देखिए दोनों डिफरेंशियल कोफिशिएंट ये आ गया। सेक स्क्वायर एक्स किसका है, किसका है, tan एक्स, लिख दीजिए, ये आपका आ गया tan एक्स। और ये किसका है, माइनस कॉट एक्स, लिख दीजिए माइनस कॉट एक्स और प्लस ये हो गया, यही आंसर हो गया। और इंटीग्रेशन फिर हम आपसे कह रहे हैं डिफरेंशिएशन से ही जाइएगा। हाँ, जहां जो रिजल्ट आएगा वो अलग बात होगी, लेकिन अगर जो कंपटीशन में क्वेश्चन बनते हैं, जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं, कहीं और से नहीं बनते हैं। रटी रटाई चीजें नहीं आती, तो इसलिए डिफरेंशिएशन एक बार तो फिर पढ़ लीजिएगा अच्छे से, फिर हम आपको अभी वहीं से बैक करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। डिफरेंशिएशन फिर अच्छे से पढ़ के आइएगा, क्योंकि जो कल चीजें हम लेंगे वो डिफरेंशिएशन से ही लेंगे, फिर लेंगे, उन्हीं चीजों को यूज करवाएंगे।